हम लोगों ने अध्याय 11 रेशे से वस्त्र तक पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे देखे कि रेशा कैसे बनाया जाता है, ऊन कैसे बनाया जाता है और उसके बाद क्या क्या हम उसमें प्रोसेस करते हैं जिससे कि हमें कपड़ा तक बन जाते हैं। जिसमें बताया गया था, कल याद कीजिए रिवीजन में, कि ऊन हमें भेड़, पहाड़ी बकरी, अल्पैका, लामा, ऊँट और याक और फिर क्या था, अंगोरा बकरी। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कल याद कीजिए कि भेड़ कितने किस्म के पाए जाते हैं। तो आपको हम बताए थे कि 44 लगभग हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और फिर बताए थे कि जो लामा था और अल्पैका था कहाँ पे पाया जाता है। तो आप लोगों को हमने बताया एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिणी अमेरिका कंटिनेंट में महादेश में है, वहाँ पर पाए जाते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं ऊन बनाने के लिए, तो पहले बालों की कटाई कर लेते हैं, फिर उसको सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद था कि उसे हम छाट लेंगे। उसके बाद फिर से उसको धो करके सुखाएंगे, रंगाई करेंगे जिस तरह का कलर चाहिए था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रेशों को सुलझाते हैं, सीधा करते हैं, फिर उसके बाद बुनाई करते हैं लास्ट में, और फिर हमारा वो ये कपड़ा बन जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और ये बताए थे एक व्यावसायिक संकट, जो कि ये ऐसा संकट है जो भी उसमें काम करते हैं तो उनको बीमारी लग जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेज डिजीज़। ठीक है, शॉर्टेज डिजीज़, क्योंकि वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहते हैं। अब रेशम हम लोग पढ़ते हैं कि रेशम आखिर आता कहाँ से है, रेशमी कपड़े कैसे होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिवीजन हमारा हो गया है 2 मिनट के अंदर। अभी हम लोगों को क्या यहाँ पढ़ना है, रेशम। कहता है, क्या आपने अपनी माँ या दादी को रेशमी साड़ियाँ पहने देखा? अभी समझ में नहीं आया कि रेशमी साड़ी कैसे है, तो आगे समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चमकते हुए नज़र आता होगा ना, वो सब क्या है, रेशमी साड़ियाँ हैं। कहता, दादाजी या पिताजी को रेशमी कुर्ता पहने देखा है? उनसे विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। किनसे? अपने दादा दादी से, अपने पिताजी या मम्मी से। ठीक है, आपको पता कीजिए कि कौन से रेशम के पहने हैं और कौन सा कपड़ा पहने हैं। ठीक है, इसके बाद तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि रेशम की खोज कैसे हुई थी। इसकी कोई कहानी है, हम कहानी से पढ़ते हैं। इसमें एक जीके भी होगा जो याद करेंगे। कहता है कि चीनी किंवदंती के अनुसार चीनी सम्राट ने सामग्री से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा। जैसे उसके बाग बगीचे में शहतूत के पेड़ होंगे, शहतूत के पेड़ था और उसके पत्ता जो है वो धीरे धीरे अपने आप खराब होते जा रहा था। तो पूछा कि आखिर क्या वजह है जो पत्ता खराब हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में पता लगाने के लिए पूछा था। ठीक है, जब ये पता लगाने के लिए पूछा तो बात सही है कि जो रेशम के कीड़े हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, शहतूत के पेड़ पर ही पाए जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर कह रहा है कि पता लगाइए। कहता सामग्री के सफ़ेद ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे चीज़ थे जो कि शहतूत के पत्ती पर लगे हुए थे और वहाँ से उसको क्या कर रहे थे, खा रहे थे। किसको? उसके पत्तों को। ये कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जो कृमि हैं अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस में क्या बना लेते हैं, चमकदार कोकून बना लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्यालों में गिर गया। ठीक है, किनको? जो वो देखने गए थे उनके में। और उसमें से नाजुक धागों के गुच्छा पृथक हो गया। जैसे कोकून गिरा चाय में तो गर्म था, तो उसमें से क्या हुआ, एक धागा अलग से निकल गया। इस प्रकार चीन में रेशम उद्योग का आरंभ हुआ, जैसे सैकड़ों वर्षों तक कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। किसको? रेशम को, बहुत दिनों तक। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में पहुंचाया। तो जब बताओ, चीन में तो था, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो वहीं रह जाएगा? व्यापार में को पहले चाहिए पैसा, और जब पैसा वाला जिसका लत लग गया ना, कुछ भी बेच सकता है। तो वो जो उसने बहुत दिन तक पहरेदारी में रखा कि हम ये चीज़ किसी को नहीं देंगे, और उसने क्या कर दिया कि बेचना शुरू कर दिया। कहते हैं जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी, उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं।
ठीक है। तो सिल्क रूट किसको कहते हैं? तो चीनी यात्री जिस मार्ग से होकर के रेशम की व्यापार किया करते थे उस रूट को सिल्क रूट कहते हैं। नक्शे में सिल्क रूट को खोजने का प्रयास कीजिए। अभी आज हम भी आपको दिखाने का प्रयास करते, बट आज यहाँ पूरा बारिश हो रहा है तो इंटरनेट का समस्या बहुत चल रही है। रेशम के कीट रेशम के रेशों से को बनाते हैं। रेशम के कीट जो है ना वो रेशम के रेशों को बनाते हैं, जिसके कारण रेशम के रेशों भी जांतव रेशम कहे जाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। देखिए, जांतव रेशे बताए थे कि वैसा रेशे जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, तो कीट भी क्या है? जीव जंतु, इसीलिए रेशम को भी जांतव रेशा कहते हैं। और इसे अगर प्राप्त करने के लिए कीटों को पालना है तो आप इसे रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहते हैं। तो पूछेगा कि कीटों को पालने का क्रम को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे रेशम कीट के पालने वाले पालन को क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। दो चीज़ यहाँ पर, जांतव रेशा सेरीकल्चर और उसके बाद एक सिल्क रूट। इसके चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग चलते हैं कि रेशम कीट आखिर जीवन चक्र कैसे बनाते हैं, कैसे उनका रहता है जीवन चक्र, उसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः कीट के जीवन की 4 अवस्थियाँ होती हैं। मादा रेशम कीट अंडे देती हैं जिनसे लार्वा निकलता है, और लार्वा शहतूत की पत्ती को खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशा बन जाता है। लार्वा इन रेशों से स्वयं को पूरी तरह से ढक लेता है और अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। कीट के आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। पूर्ण विकसित होने के पश्चात कोकून तोड़कर कीट बाहर आ जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। पहले तो जो मादा रहती है वो अंडा दे देती है। ठीक है। तो अंडा देने के बाद पहले क्या किया कि अंडा देती है, जिससे कि अंडा से लार्वा निकल जाता है। लार्वा निकलता है। लार्वा निकलने के बाद उस शहतूत की पत्ती क्या करते हैं? खाते रहते हैं। ठीक है। तो जैसे लार्वा जो निकला, इसमें मान लो कि इसको पत्ती पर रख दिए, तो ये क्या करेगा? शहतूत की पत्ती खाते रहेगा। अब यहाँ पर लार्वा जब खाएगा तो उसमें प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित होता है जो उसके प्रोटीन से बनते रहते हैं, और वो कठोर होकर को क्या बन जाते हैं? रेशा बन जाते हैं। और जो रेशा जो बन जाएगा तो रेशा से वो लार्वा अपने आप को क्या करता है? पूरे तरीके से ढक लेता है। और जब ढकने के बाद वो अंदर ही अंदर विकसित होते रहता है लार्वा। ठीक है। और जब लार्वा जब पूरा विकसित हो जाता है तो वही वाला कीट क्या करता है? उसको लार्वा को मतलब जो कोकून बन जाता है वहाँ से हट करके, ठीक है, और वो कोकून को छोड़ देता है और कीट बाहर आ जाता है। तो सोचिए, जब कीट बाहर आ ही गया, कोकून छोड़ दिया, और कोकून हमारे लिए फ़ायदा है किस लिए? रेशम बनाने के लिए, तो अच्छा है ना इसके लिए। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? पालन करते हैं कि कीड़ा भी ना मरे और कोकून भी हमें प्राप्त हो जाए। अब रेशम कीट का पालन कैसे करते हैं? देखिए, कहते मादा कीट एक बार सैकड़ों अंडा देती है। व्यावसायिक उत्पादन हेतु अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज़ के पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ठीक है। यानी कि जो ये मादा कीट है उस सैकड़ों बहुत सारे अंडा देती हैं। तो व्यावसायिक जो कि सेरीकल्चर करना चाहते हैं उनको हमको अंडा बेचना है, तो कैसे बेचेंगे? तो कहता है उस अंडे के कपड़े की पट्टियाँ या फिर कागज़ पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचते हैं, जो उन्हें स्वास्थ्यकर स्थितियों अर्थात उचित ताप एवं आर्द्रता पर रखते हैं। यानी कि ज़्यादा ताप देगा तो सारे अंडा ही मर जाए, खराब हो जाएगा। तो वो भी नहीं, कम तापमान भी नहीं, जो उसको तापमान चाहिए उचित तापमान उसको देते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म किया जाता है जिससे लार्वा निकल आए। ठीक है। उसको अंडे को थोड़ा थोड़ा जैसे हीट देते हैं, जैसे कि मुर्गी को देखते होंगे अंडा को सेकते। ठीक है। तो थोड़ा सा वो हीट देते रहता है जिससे कि लार्वा निकल जाए। यह तब तक किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती हैं। ये कब किए जाएंगे? जब वृक्षों पर शहतूत की नई पत्तियाँ आ जाती है। लार्वा का शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बाँस की स्वेच ट्रे में रखा जाता है। बाँस की स्वेच ट्रे में रखा जाता है। ठीक है। 25-30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर कोकून बनाने लगते हैं। वो सब क्या करते हैं? कैटरपिलर जो थे ना, वो खाना को खाने के बंद करके
वो क्या बनाने लगते हैं, कोकून बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए ट्रे में टहनियाँ रख दी जाती है कि कोकून बनाए तो किस पर बना दे, ट्रे में बना दे, जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। अब कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है, प्यूपा मतलब वही जो लार्वा विकसित हो जाता है। ठीक है, कि आप शहतूत को वृक्ष को पहचानते हैं। अरे जो तूत जो खाने में अच्छा लगता है, पहले पकेगा तो रेड के बाद काला हो जाएगा। ठीक है, संभव हो तो कोकून देखने का प्रयास करें, अगर आपके घर तरफ ऐसा मिले तो। कई अलग अलग कीटों से रेशम बनाया जाता है। तसर रेशम चित्र में दिखाए गए कीट के कोकून से बनाई जाती है। तसर क्या बनाई जाती है, तसर सिल्क कीट ये है, इसको से भी कोकून बनाए जाते हैं। यह रेशम भी अन्य रेशम जैसे ही पतली होती है, पर इसके धागे में चमक थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये वाले जो हम लोग इसको से बनाएंगे तो इसका रेशम में थोड़ा सा चमक क्या होता है, कम होता है। कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप या भाप में रखा जाता है। ठीक है, कोकून को विकसित होने से पहले ही धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है, ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। ठीक है, उबाला देखिए चाय में गिरा था तो वही से ना पता चला था कि रेशे अलग हो गया था। तो इसी तरह से कहा गया कि जो रेशम से अलग होने के लिए पानी में उबालते हैं। रेशे निकालने से लेकर उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, रेशम से लेकर के जो धागे बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेशम रीलिंग कहते हैं। रीलिंग मशीनों द्वारा की जाती है, जो कोकून में से रेशे को निकालने के साथ साथ रेशों की कताई भी करते हैं, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इस दौरान एक साथ कई कोकून उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि उनसे बहुत महीन रेशे निकलते हैं। क्यों कोकून से क्या होते हैं, बहुत महीन रेशे निकलते हैं, उनसे एक साथ बहुत सारे कोकून को लिए जाते हैं। उन्हीं रेशों से धागे बनाए जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। इन धागों से वस्त्र बुनाई ऊन की बुनाई से भिन्न होती है। सूती तथा रेशमी वस्त्रों की बुनाई सामान्यतः ताना बाना के रूप में होता है। ठीक है, ताना बाना समझ तो ना, इधर उधर करके, और जैसे ये देख रहा हो ताना बाना के रूप में है। ध्यान दें, ऊनी वस्त्रों की बुनाई फंदे के रूप में होती है, जिसकी बनावट नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार है। ऊनी वस्त्र फंदे की बनावट यहाँ पर ये दिख रहे होंगे। उसके बाद रेशम वस्त्र ताना बुना बुनावट। अच्छा, ये वाला क्या है आपका, रेशम वस्त्र का बुनाई हो रहा है और ये ऊन का बुनाई हो रहा था। चलिए अभी हम लोग देखते हैं। रेशम कीट पालन से लेकर वस्त्र निर्माण तक अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार इस उद्योग में महिलाओं की भूमिका अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली है, परंतु इस उद्योग में भी दमा, श्वसन रोग, चर्म रोग, सरदर्द आदि ये सब व्यावसायिक संकट हैं। ठीक है, यानी कि महिलाएं ज़्यादा तो काम करती, लेकिन इसमें भी खतरा मंडराता रहता है कि दमा का बीमारी हो जाए, श्वसन की रोग हो जाए, चर्म रोग हो जाए। चर्म रोग मतलब क्या, स्किन का रोग, सिर दर्द करते रहता है। अब हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। तो बालों कटाई का शेयरिंग कहते हैं, अभिमार्जन की स्कोरिंग कहते हैं, छटाई सॉर्टिंग कहते हैं, रीलिंग कहते हैं, कोकून होता है, लार्वा झिल्ली को काटरपिलर कहते हैं। ठीक है, अभी देखो इंग्लिश में भी वहाँ पर काटरपिलर दे दिया था ना कि काटरपिलर, तो यहाँ पर लार्वा को ही काटरपिलर कहा जाता है। हमने क्या सीखा, भेड़, पहाड़ी बकरी से ऊन के लिए बाल प्राप्त किए जाते हैं। ऊँट, लामा, याक एवं एल्पैका के बालों से भी ऊन प्राप्त करने के संसाधित किया जाता है। ऊन एवं रेशम जांतव रेशे हैं। सब पढ़ लिए। जांतव रेशा प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर से बालों को उतार कर पहले धुनाई, सफाई व छटाई की जाती है, फिर उन्हें सुखाने के बाद रंगाई का सुलझाया जाता है। सुलझे बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। एक ही बार सातों को बता दिया। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं। कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है, ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाएं। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, धूप में सुखाया जाता है कब, और फिर उसके बाद पानी में भी उबाला जाता है। ऊनी वस्त्र समानतः फंदे की बुनावट में तथा रेशमी वस्त्र हमेशा ताना बुना के बुनावट में बुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा। तो आपसे कुछ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को भी थोड़ा सा कर लिया जाए। कहता है कि इस जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो वास्तविक सही है कि आप लोग कौन सा वस्त्र पहनोगे, ऊनी वस्त्र। कहता है इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं, बताइए कौन इसमें है जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सूती और ऊनी नहीं, सूती तो कपास से होता नहीं होगा, ऊनी और रेशमी होगा। क्यों,
ऊनी आपको भेड़ से हो गया और रेशम कोकून से हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालन करना, इसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेरीकल्चर। बेमेल शब्द का घेरा लगाएं तथा चुनाव का कारण बताएं। बेमेल शब्द जो कि इसमें नहीं होगा, बेमेल जो मेल नहीं खाता हो। ठीक है, देखिए अभिमार्जन, बालों की कटाई, रीलिंग, ये सब होगी। भेड़, लामा, रेशम कीट, बस ठीक है। तो देखिए इसमें कौन अलग है? सूत, ऊन, रेशम, ये तीनों क्या हैं? मतलब कि रेशा है। तसर, अंगोरा और पश्मीना, ये सब क्या है? किसी चीज़ का वैरायटी है। भेड़, इस सब में कह रहा है कि अलग अलग चुनाव। बेमेल शब्द का घेरा लगाएं तथा चुनाव का कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर होगा रीलिंग, अलग है। क्यों? वो दोनों ऊन में होता है और रीलिंग किस में होती है बताइए? रेशम से। जो रेशम को पूरा बनाने, पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक बनाने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं, याद कीजिए। भेड़ और लामा से ऊन प्राप्त होता है और रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, इन दोनों से ऊन प्राप्त होता है और तसर से प्राप्त क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। कहता है कि ऊन और रेशम दोनों मतलब कि जानता है, लेकिन सूती जो होता है ये क्या है? पादप से मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब अलग है। तीनों को हम लोग क्या कर दिए? तो यहाँ पर इसको नहीं घेरना भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन है, हम अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं ताकि हमारा जो बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण दोनों को मैच खा जाए। ये सब तो आप लोग लिख सकते हो। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल की मोटी परत क्यों होती है? तो बताए थे ना कि बाल की मोटी परत इसलिए होती है कि सोचो कि यहाँ पर ये शरीर है किसी का और ऊपर में ये वाला पूरा पूरा बाल है, इसमें हवा भर जाती है। जब हवा भर जाती है तो हवा क्या होता है कि हीट का, उष्मा का कुचालक होता है, तो इधर ठंडा चीज़ इधर नहीं आने देता है और इधर से गर्म चीज़ बाहर जाने नहीं देता है, इसलिए मोटी परत होती है। कोकून के एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे धागा क्या हो जाए? एकदम धागा निकल जाए, अलग अलग हो जाए। रेशम के कीट को जीवन चक्र का एक रेखांकित चित्र बनाना, जो किताब में पहले दिया हुआ था उसको बना लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं गया, 17 मिनट का ही गया है। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िएगा।